हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपका 16 चैप्टर स्टार्ट किया था प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, जिसमें कल हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था और संपोषित प्रबंधन के बारे में भी पढ़ा था। इन दोनों की डेफिनेशंस भी हमने यहाँ पर कवर की थी कि संपोषित प्रबंधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनकी क्या आवश्यकता होती है हमारे जीवन में और हमको इन्हें क्यों बचाना चाहिए, क्यों संरक्षित करना चाहिए। आज हम वन और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वन और वन्य जीवन प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसको हमें अपने आगामी भविष्य के लिए बचा करके रखना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे कार्यों की वजह से वन एवं वनों को नष्ट किया जा रहा है। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीवन भी क्या हो जाएगा, हमारा नष्ट हो जाएगा और पूरे की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं। जैव विविधता क्या होती है? जीवों में जो विविधता पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जीवों की स्पीशीज़ में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो इस प्रकार की जो विविधता होती है उसे हम यहाँ पर जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज़ की संख्या है। अलग अलग स्पीशीज़ यानी कि अलग अलग जानवरों की संख्या हो गई, तो उसे हम वहाँ का उस क्षेत्र की जैव विविधता कहेंगे। परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे कि जीवाणु, कवक, फंड, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि ये भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह भी एक जीव विविधता ही उत्पन्न करते हैं। जीवाणु एक अलग वर्ग हो गया, कवक एक अलग वर्ग हो गया, फंड प्लांट जो होती हैं वो अलग हो गई, पुष्पी पादप अलग हो गई, सूत्रकृमि अलग हो गई, कीट अलग हो गई, पक्षी अलग हो गए और सरीसृप भी यहाँ पर अलग हो गए हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग स्पीशीज बना रहे हैं और एक जैव विविधता को उत्पन्न कर रहे हैं। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आपने अपने आनुवंशिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वंशागत यानी कि आनुवंशिकी होती है वो जैव विविधता उत्पन्न करने का कार्य करती है। कैसे? कि जितनी आनुवंशिकी के द्वारा जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी। जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी तो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उतना ही अच्छा रहेगा। प्रयोगों और वास्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। कि अगर हम जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार। हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप वनों से प्राप्त लकड़ी के आपके घरों में फर्नीचर्स होंगे, लकड़ियों से बने हुए आपके दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, और ये सभी उत्पाद हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? वनों से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कपड़े भी पहन रहे हैं जो कि कॉटन के द्वारा बने हुए हैं, सिल्क के बने हुए हैं, वो भी आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? वनों से प्राप्त हो रहे हैं। परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है, यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति होती हैं वो वनों पर विभिन्न प्रकार से निर्भर करती हैं। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प है जबकि कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार कौन हैं। वन के अंदर इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वो वनों के अंदर रहते हैं तो अपना घर भी वनों से प्राप्त लकड़ियों से ही बनाएंगे। अपने भोजन के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? वनों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वो भी वन के क्या हो गए? दावेदार हो गए। सरकार का वन विभाग जिसके पास वनों का स्वामित्व होता है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। एक वन विभाग होता है जिसके पास वनों का स्वामित्व होता है, यानी कि वो भी उसके दावेदार हैं, जो कि उस वन में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो अनहोनियां हैं, घटनाएं, उसको रोकने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। अनावश्यक उपयोगों को, लोगों को जो अनावश्यक उपयोग है, लकड़ियों को काटना वगैरह वगैरह, शिकार को रोकना, ये सभी कार्य वन विभाग के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा दावेदार उद्योगपतियों को भी कहा जा सकता है, जो कि तेंदुपत्ती का उपयोग करके बीड़ी बनाने से लेकर के कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन वे किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते बल्कि वो पूरे वन पर निर्भर करते हैं। कागज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उपयोग करती हैं, तेंदुपत्तियों को इकट्ठा करते हैं। वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी भी इसके दावेदार होते हैं, जो कि प्रकृति संरक्षण इसकी आद्यावस्था में करना चाहते हैं।
आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या हैं। क्या वन से उन्हें क्या प्राप्त अथवा वन से उन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियां, छाजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि ये स्थानीय लोग वे लोग हैं जो कि वनों में रहते हैं, आदिवासी लोग जिनको आप कह सकते हैं। तो वो पूर्ण रूप से अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, जंगलों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वनों पर निर्भर रहते हैं। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने के लिए, भोजन एकत्र करने और भंडारण के लिए भी वो करती हैं। खेती के औजार जैसे मछली पकड़ने, शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के ही बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स, औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को भी क्या करते हैं, वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों से ही एकत्र करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? वन संपदा का इस तरीके से अगर वो लगातार यूज़ करते रहेंगे, औषधियों को इकट्ठा करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो धीरे धीरे वन संपदा हमारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यह मत भूलिए कि अंग्रेजों को भारत के आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों में रह रहे थे। लेकिन क्या यह संपदा नष्ट हो रही थी? यह संपदा हमारी नष्ट नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उससे पहले यहाँ के मूल निवासियों में ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया था। यानी कि वो अपने उस क्षेत्र को जहाँ पर उन्होंने आधिपत्य किया था तो वहाँ के विकास के लिए वो उन वनों को क्या करने लगे थे, काटने लगे थे। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों के नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया था, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती ही रही। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे कि पाइन, टीक, यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए थे। अंग्रेजों ने क्या किया था कि वहाँ से उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो पेड़ उग रहे थे उनको वहाँ से उन्होंने काट दिया और उस स्थान पर उन्होंने केवल एक ही प्रकार के पेड़ लगाए थे, जो कि आगे चल करके वहाँ पर एक ही प्रकार के पेड़ों के जो जंगल थे, वन थे, वो वहाँ पर उत्पन्न हो गए थे। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से उन सभी पौधों को हटा दिया गया जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जीव को रहने के लिए वो एक ही प्रकार के पेड़ पौधे पर निर्भर रहे। अलग अलग जीव जंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहती हैं। तो अगर उन्हें किसी क्षेत्र से काटा जाएगा तो वहाँ की जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशु के लिए चारा, औषधि के लिए वनस्पति, फल, नट आदि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी थी क्योंकि उन्होंने उसको क्या कर दिया था, काट करके नष्ट कर दिया था। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ तो मिला जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया था। यानी कि उसके स्थान पर अब वहाँ क्या उत्पन्न हो गए थे, उद्योग उत्पन्न हो गए थे। कैसे उद्योग उत्पन्न हो गए थे कि वहाँ पर जो उन्होंने पाइन, टीक और यूकेलिप्टस के वनों का जो निर्माण किया था अब इनका उपयोग इमारती लकड़ियों के रूप में होने लगा था और वो उनको काट करके इमारत के रूप में जैसे कि फर्नीचर बनाने के रूप में इनको यूज़ में लेने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ी, कागज़, लाख, खेल के सामान इनके कुछ उदाहरण हैं। लाख जो है वो एक लाख कीट से उत्पन्न होता है और यह जो कीट होता है वो मुख्यतः रूप से पीपल के पेड़ पर की जो पत्तियां होती हैं उस पर लाख का संवर्धन करता है। लेकिन अगर मान लो कि उस ही पीपल के पेड़ को उस क्षेत्र से काट दिया जाए और उसके स्थान पर वहाँ पर केवल एक ही प्रकार के जैसे कि टीक के वृक्ष, यूकेलिप्टस के पेड़ को उगा दिया जाए तो वहाँ के जो कीट होंगे जो कि लाख उत्पन्न कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम से नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो उस प्रकार का भोजन अपने लिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वह केवल किस पर सर्वाइव कर पा रहे थे, पीपल की पत्तियों पर सर्वाइव कर पा रहे थे, इसलिए अब वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है। स्थानीय लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते लेकिन ये जो लोग थे, जो उद्योगपति थे, वो उस सरकार तक क्या कर पा रहे थे, वहां तक पहुँच पा रहे थे।
अतः उन्हें इस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि भी नहीं होती है। वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि हमें इस क्षेत्र को संरक्षित करना चाहिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे। यानी कि उन्होंने एक क्षेत्र से टीक के वृक्षों को काटा, उन्होंने ना इसका महत्व समझा, ना वहाँ की पारिस्थिति को समझा, ना वहाँ की जैव विविधता के बारे में सोचा। केवल उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने विकास के लिए, अपने उद्योग के लिए केवल उन पेड़ों को काटा था। जब वो पूर्ण रूप से उस क्षेत्र को जब उन्होंने नष्ट कर दिया तो वो दूसरे क्षेत्र पर उन पेड़ों को काटने के लिए पहुंच गए थे। उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि वे इसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे कि वह आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार में लोगों को इस प्रकार व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है? आप उन्हें इस बात से जागरूक करा सकते हैं। आप उनकी जैव विविधता की आप उन्हें जैव विविधता के जो लाभ हैं उनके बारे में बता सकते हैं। वन के क्या उपयोग होते हैं, वन के क्या लाभ होते हैं, उन्हें बता सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में भी इसका यूज़ किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करने के लिए भी पेड़, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। ये सभी आपको लोगों को उन्हें क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भरता तो नहीं है, परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। यानी कि वे प्राणी थे जो वनों पर पूर्ण रूप से, यानी कि आंशिक रूप से भी नहीं, पूर्ण रूप से भी नहीं, वनों पर कैसे भी वो निर्भर नहीं थे। यानी कि वो वनों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो वनों के प्रति चिंतित थे। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी, गैंडा आदि से हुआ था, जब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित करने के महत्व को समझ लिया है। परंतु क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याय महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बने हैं? इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि स्थानीय निवासी परंपरागत अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, वो वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ही जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। अध्ययनों ने इस बात को स्थापित किया है कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। ये वे लोग थे, बिश्नोई समाज के ये वे लोग थे जिन्होंने वनों पर तो उनकी ज़्यादा निर्भरता नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसको बचाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें उन वनों के लाभ प्राप्त पता थे। उन्हें पता थी कि ये जो वन होते हैं वो आगामी पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। हम अपनी जैव विविधता, वनों को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। उदाहरणतः विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं, जो कि भेड़ों के चरवाहा थे। घुमंतू, जिसे हम खानाबदोश भी कहते हैं, चरवाहे प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में अपनी भेड़ें घाटी से इस क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया था। अब यह देखा गया, यानी कि उस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, और वहाँ पर मतलब लोगों को अपनी भेड़ या पशुओं को चराने के लिए वहाँ पर कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद देखा गया था कि वहाँ पर जो घास उत्पन्न हो रही थी, जिन्हें चरवाहे जो थे, उनके जो जीव जंतु थे, पशु थे, वो उन्हें खा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि घास जो थी वो उसे खा रहे थे और वो वहाँ पर एक नई घास उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जब यह बंद किया तो वहाँ पर देखा गया कि घास बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण यह ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे कि वहाँ पर नई घास की वृद्धि रुक जाती है। अब उनके चराने से क्या लाभ था कि जब वो भेड़ें उन्हें चर रही थीं तो उन घासों को उन्होंने चरा, जिसके स्थान पर एक नई घास उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस कार्य को बंद किया तो वहाँ पर नई घास उत्पन्न नहीं हो पाई थी। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने की प्रबंधन नीति संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई थी। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही
उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय लोग जो होते हैं वो वहाँ वनों के महत्व को समझते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो वन्य जीव जंतु हैं उनके महत्व को समझते हैं। इस प्रकार से केवल उन्हीं को ही हम दावेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि वो उसको नष्ट करने के लिए हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। हम औद्योगिक अवस्था में विकास परियोजना जैसे कि सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश तथा इससे होने वाली क्षति से आंख नहीं मूंद सकते। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा तथा अपनी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में विचार करना होगा। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो कि पर्यावरण एवं विकास दोनों के ही हित में हो। यानी कि हम विकास भी चाहते हैं, विकास के साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित रख सकें, किस प्रकार से उसे सुरक्षित रख सकें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पर्यावरण व वन संरक्षित किए जाएं, उनके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलना चाहिए, यानी कि उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करते हैं, वनों पर निर्भर करते हैं। यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिकी संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जिस प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि उससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं मानना चाहिए। यह एक जटिल व्यवस्था होती है जिससे हमें उपयोग के लिए अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। विभिन्न वनों से हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्लांट जैसे कि औषधि वगैरह हो गई, वो सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, वनों से ही प्राप्त होती हैं। अगर हम उन वनों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे तो उन औषधियों का जो वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं वो एक तरीके से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी। हमें अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति के लिए इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें उनका उपयोग भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में हम इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते। अब आता है संपोषित प्रबंधन। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान हैं। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही एक परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गाँव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुई थी। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। किसको? ठेकेदार को। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां पर नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पर पहुंच गईं तथा उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर चिपककर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष को काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा, क्योंकि वो केवल अपने उद्योग के बारे में सोच रहा था, जबकि यहाँ के जो लोग थे वो केवल वृक्षों के बारे में सोच रहे थे, वनों के महत्व के बारे में सोच रहे थे। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित होता है। इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काटकर गिरा दिया होता तो क्षेत्र सदा के लिए कैसा हो जाता? वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं एवं पत्तियां ही काटता है, जिससे समय के साथ साथ उनका पुनः पूरण भी हो जाता है और इसके साथ साथ उनकी आजीविका के लिए, उन्हें अपने जीवन के लिए या जीवन निर्वाह के लिए लकड़ियां भी प्राप्त हो जाती हैं। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से समुदाय में फैल गया और जनसंचार ने भी इसे योगदान दिया तथा सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह वन है किसके। वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया गया। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। अब ये क्या कह रहा है कि इससे जल की गुणवत्ता, ये जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए हुए रखेंगे और हमारी मिट्टी जितनी ज़्यादा उर्वर रहेगी वो जल को उतना ही सोखने का कार्य करेगी।
जिस प्रकार से आप रेगिस्तान में देखते हैं कि जो मिट्टी होती है वहाँ की बिल्कुल रेतीली होती है और वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, यानी कि उसे नहीं सोख पाती है। इस प्रकार से वहाँ के जो जल स्रोत हैं या जल भंडारण है, भूमिगत जल है, वहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, एक तरीके से खत्म हो गए हैं, उनकी मात्रा बहुत कम सीमित हो गई है। इस प्रकार से जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ रहेंगे, मिट्टी की उर्वरता उतनी ही अच्छी बनी रहेगी और उस मिट्टी के जल को सोखने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगीं। इन झगड़ों से नक्सली जैसे हिंसक आंदोलनों को भी हवा दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया और मिदरापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल की वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का उन्होंने संरक्षण किया था। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार भी मिला। साथ ही उन्हें वहाँ की उपज से 25% के उपयोग का अधिकार भी दिया गया कि आप यहाँ से जो वन में उत्पन्न हो रहा है उसके 25% उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और बहुत कम मूल्य दर पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई थी। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले बल का मूल्य अब तक 12.5 करोड़ आंका गया था कि संरक्षित करने पर उस क्षेत्र की जो गुणवत्ता थी वो और भी ज़्यादा वहाँ पर निखर करके आई थी। इसलिए हमें अपने वनों को और वन्य जीवों को दोनों को ही संरक्षित करना चाहिए। वन और वन्य जीवन पारिस्थितिकी का एक हिस्सा होती हैं जो कि उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए हुए रखती हैं। अगर हम इन दोनों में से केवल वन को ही नष्ट कर दें तो वन्य जीवन भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। अगर हम जंगलों को नष्ट कर देंगे तो वन्य जीवन तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, और वन्य जीवन अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारी पारिस्थितिकी भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई भी उपलब्ध या फिर कारण नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।